गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, इसके दोनों तरह के आउटपुट्स आ रहे हैं। ज़्यादातर सकारात्मक परिणाम बहुत से आ रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण इस संदर्भ में जरूर हो जाता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का जो पूरा ढांचा है उसके लिए बहुत व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में। इस लिहाज से अभी चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, अभी तक जो शिक्षा का स्वरूप था पारंपरिक तरीके से ही पढ़ाई हो रही थी हायर एजुकेशन में, चाहे वो बीए की पढ़ाई हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में सरकार ने बहुत अच्छा जो पहल ये किया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे बहुत ध्यान दिया है। अभी जो लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारा महाविद्यालय जैसे संबंध है, तो जो हमारे बच्चे हैं वो दूसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में व्यावसायिक कोर्सेज को लेना उनके लिए कंपलसरी है। लेकिन उन व्यावसायिक कोर्सेज को बच्चे ले तो रहे हैं, आउटपुट उनका क्या आ रहा है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनके लिए हम सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ और जो व्यावसायिक दक्षता जिसके लिए जो कोर्स डिजाइन हुआ है, अगर सारे संस्थान इस तरह किसी औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू साइन कर लें, उनके साथ इंटर्नशिप बच्चों को कराएं, तो अगर इस तरह की गतिविधियां करें तो निश्चित ही जो बच्चे हैं वो व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करेंगे। और जब व्यावसायिक दक्षता बच्चों में आएगी तभी जो है वो इस औद्योगिक जो हमारा जिसको हम कहते हैं जो नया औद्योगिक दौर होगा 4.0, हम उसको में जो है मूव कर पाएंगे। जी सर। तो नई शिक्षा नीति में इसके लिए प्रयास तो किया गया है, लेकिन अभी उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। 21वीं सदी है, उसके अंतर्गत जो शिक्षकों की भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कि शिक्षक जग का निर्माता होता है। शिक्षक ही कहीं की कोई व्यवस्था सही ढंग से संचालित होती है तो उसमें शिक्षक महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए शिक्षक यदि परिपूर्ण ढंग से अपना प्रदेय देता है तो एक प्रकार से उसकी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से हो रहा है माना जाएगा। हमारे यहाँ जैसे 21वीं सदी आई तो शिक्षा का ढर्रा एक तकनीकी प्रधान हो गया। उसके अंतर्गत जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको भी उस तकनीक में ढलना अनिवार्य है। साथ में बहुत सारे हमारे नए प्रोफेसर्स आए हैं, उसके वो ज़्यादा ज्ञाता है। तो तकनीकी ढंग से कैसे शिक्षा का विस्तार हो, क्योंकि आज मोबाइल का दौर है। बहुत सारे बच्चे अपना मोबाइल से ही अपना अध्ययन कर लेते हैं और क्लासरूम को महत्व तो नहीं देते। क्लासरूम की महत्ता यथावत है, पुस्तकों की महत्ता जो है वो यथावत है। यदि क्लासरूम में जो रेगुलर आता है, बहुत कमज़ोर छात्र भी है, वो भी अच्छा करने के लिए रहता है। ये शिक्षा नीति बनाई जा रही थी तो उन लोगों के दिमाग में वास्तव में ये था कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई बेरोजगारी का हल क्या निकाला जाए। और इसका हल यही था कि हम अपने जो युवा हैं उनको न केवल एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें जो विश्व स्तर पर वो उसका सामना कर सकें, उस डिग्री को ले जाकर कहीं भी अपना जॉब प्राप्त कर सकें, बल्कि उनके जो अंदर छुपी हुई कई स्किल्स हैं उसको भी बाहर निकाला जाए। साथ यूँ कहें कि शिक्षा के साथ साथ अपने पार्ट टाइम जॉब की तरफ या जो उनका मुख्य व्यवसाय है जो या फिर हम कहें कि जो आज के समय में ज़रूरतें हैं जो एक युवकों को जाननी चाहिए, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस शिक्षा नीति में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। को करिकुलर कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज इसके उदाहरण हैं। वोकेशनल कोर्सेज और इसके बाद हम देखते हैं कि 4th ईयर में जाके मेजर प्रोजेक्ट हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी आप डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, माइनर प्रोजेक्ट को ले आया गया है। बीए में ही आप ग्रेजुएशन स्तर पे मैं
स्नातक स्तर का प्राध्यापक हूँ, तो मुझे ये लगता है कि स्नातक स्तर पे तो ये काफ़ी हद तक इसको इम्प्लीकेट करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि बच्चों को अगर हम कहें कि हमको फर्स्ट एड की चीज़ें ना मालूम रहें, हमको कंप्यूटर की वो बेसिक नॉलेज ना मालूम रहे और हम ग्रेजुएशन करके निकल जा रहे थे, तो ये थोड़ी सी बेईमानी हो रही थी आज के युग में। आज का बच्चा हमारे बीए में प्रवेश करता है, असाइनमेंट पीपीटी के थ्रू दे रहा है, जमा कर रहा है, वो उसका असेसमेंट हो रहा है, वहीं से असेसमेंट होना चालू हो रहा है। जैसे आप देखिए बीटेक वगैरह में अगर हम एडमिशन लेते थे तो हमको फर्स्ट ईयर में ही अपना ट्रेड डिसाइड करना पड़ता था कि हम सिविल में जाएं कि मैकेनिकल में जाएं। आज हमको फर्स्ट ईयर में अपने मेजर 1 सब्जेक्ट को डिसाइड करना है कि हम किस मेजर 1 सब्जेक्ट से आगे फर्दर स्टडी करें। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लाइन देने की कोशिश की जा रही है उस शिक्षा पद्धति को, जो पूरी एक तरह से बिखरी हुई लग रही थी। अब उसको एक चैनल में पिरोने का प्रयास किया जा रहा है और इस रूप में स्किल शिक्षा के साथ अगर हम अपने नवयुवकों को मार्केट में उतारते हैं तो निश्चित रूप से जो वर्तमान के पूरे विश्व में कई देशों की बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, उसको हम कहीं हद तक दूर कर सकते हैं। और वही वो एक बड़ा उद्देश्य है इस शिक्षा नीति का, और हम लोग उसमें सफल भी हो रहे हैं धीरे धीरे। कई जैसे सीतापुर की मैं बात लूँ तो हमारा कई इंडस्ट्रीज से MOU भी साइन होगा, जिससे हम अपने बच्चों को वहाँ भेज सकें इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। कई सारी हैं जिससे उनके हम स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं और हम सफल भी होंगे निश्चित रूप से। अगर हम वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनसे आज का विश्व गुजर रहा है। जैसे फूड सिक्योरिटी की समस्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं अमेरिका, रूस और यूक्रेन के युद्ध के रूप में, और इसके अलावा जो सबसे बड़े एक प्रॉब्लम है पूरे विश्व के सामने वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेके है। जो इस तरीके की समस्याएं हैं जिनमें वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, ऐसे में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको नई तकनीक, नई इनोवेशन और नई क्रिएटिविटी के साथ में टैकल किया जा सकता है। अब जैसे पर्यावरण की अगर हम बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो भारत सरकार का एक लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब उसमें जन जागरूकता के अभियान के रूप में एक व्यक्तिगत तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर, एक ग्राम या नगर के तौर पर लोग कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षकों की भूमिका अहम इसलिए होती है क्योंकि वो विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करते हैं, वो विद्यार्थियों में उस समस्या से लड़ने के लिए जो आवश्यक योग्यता और स्किल्स होते हैं उनको तैयार करने में या उनका निर्माण करने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। और जो शिक्षा है, शिक्षा थ्योरिटिकल या सैद्धांतिक ना होकर प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यही हमारी नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके द्वारा यही शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है। आपने बहुत सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर और जिस तरीके से मशीन लर्निंग बहुत सारे कार्यों को अधिक सटीकता के साथ कर पा रही है, लेकिन मशीन लर्निंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका निर्माण कैसे हो और कौन से एथिकल इशूज उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये जिम्मेदारी कोई मशीन नहीं निभा सकती। इसके लिए एक मानवीय और संवेदनशील जो प्राणी है मनुष्य के रूप में, उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, उस लैंग्वेज जो क्रिएट करते हैं, तो वो लैंग्वेज कैसी होगी, क्या उसमें कलर बाइस्डनेस होगा, क्या वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होगी, क्या वो पिछड़े दलितों या जो ब्लैक कम्युनिटीज हैं वैश्विक स्तर पर जिनको हम कलर्ड पीपल कहते हैं, क्या वो उनकी संवेदनाओं को समाहित करती होगी। ये कुछ ऐसे एथिकल कंसिडरेशन हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बनाते समय ध्यान में रखना होगा, और तभी हम ग्लोबल जस्टिस के सपने को साकार कर सकते हैं। तो जहाँ तक शिक्षकों की भूमिका का प्रश्न है, तो शिक्षकों की भूमिका निश्चित रूप से प्रासंगिक बनी रहेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम समावेश कर सकते हैं ताकि अपनी शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, अधिक गुणवत्तापूर्ण और अधिक स्टूडेंट सेंट्रिक बना सके। और इसके
प्रयोग से हम ज़्यादा ऑडियो विजुअल तरीके से कंसेप्ट क्लियरिटी ला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में प्रयोग ऐसे कार्यों को किया जा सकता है जो रिपीटिटिव नेचर के होते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग शिक्षकों का विकल्प नहीं है, बल्कि शिक्षक और या शिक्षा के उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में ये कार्य कर सकता है। आज ये जो डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया है, इसमें भी छात्रों और युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं के चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डिजिटल युग में छात्र डिजिटली गूगल से और अन्य संसाधनों से बहुत सारे ज्ञान और जानकारियाँ अर्जित करता है। सरकार भी हमारे बच्चों को टैबलेट और मोबाइल वितरित करती है, जिससे उनके लिए ज्ञानार्जन सहज हो गया है। फिर भी अंततः हर छात्र किसी भी ज्ञान के विषय में उसे अगर कोई संशय रहता है तो वो शिक्षक से ही आकर के पूछता है और अपने उस संशय का निराकरण करता है। शिक्षक की भूमिका 21वीं सदी में डिजिटल युग में कम भले हुई हो, लेकिन उसके महत्व में कहीं कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान को छात्रों तक संप्रेषित करने के लिए एक पुल की तरह है। यदि सिर्फ पुस्तक से ही पढ़ लिया जाए, गूगल से ही पढ़ लिया जाए, तो शिक्षकों की महत्ता में कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बच्चा सामने अभिमुखीकरण की तरह समक्ष में आके पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक वह अच्छे से कुछ भी समझ नहीं सकता है। इसीलिए कबीर ने भी कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कि गुरु एक कुम्हार है, निर्माता है। वो जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े को ठोक पीट करके सही आकार दिया जाता है, उसी तरह शिक्षक आज भी शिष्यों की कमियों को, उसके व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए दूर करता है, उसी तरह से जैसे कुम्हार एक कच्चे घड़े को ठोक पीट करके बनाता है। इसलिए डिजिटल युग में भी शिक्षकों की महत्व और उसकी भूमिका में कहीं कोई कमी नहीं आई। जैसा आजकल हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है सामाजिक एकता और सामाजिक भेदभाव, जो हर स्तर पर देखने को मिलता है। और जब जैसे हम विकसित कंट्री बनने जा रहे हैं या भारत को विश्व गुरु बनना है, तो हमको निचले स्तर से ऊपर उठना होगा और एक समाज में ऐसी समरसता लानी चाहिए कि जिससे ये जो भेदभाव है ये बच्चों के दिमाग से निकलकर और कम्युनिटी में और समाज में पहुँचे। जहाँ तक बात आपने की सामाजिक समरसता कैसे आ सकती है, जब हमारे यहाँ बच्चे यहाँ कर इंटर्नशिप करेंगे नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जब बच्चे आकर क्लास में रोजगार के लिए रोजगार परक कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, तो उसमें एक जो सामंजस्य बनता है, चाहे वो खान पान का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे उठने बैठने का हो, तो ये जो सामाजिक भेदभाव है ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग से निकल जाएगा। जब रोजगार की आप बात करते हैं तो आर्थिक युग में कोई भेदभाव नहीं होता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें केवल आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटी, आपका जो आप फीडबैक देंगे वही देखा जाता है। उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हैं, किस लिंग से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, या आप सवर्ण जात के हैं या आप दलित जात के हैं। ये सब वहाँ पर मुद्दे नगण्य होते हैं या गौण होते हैं। तो इसके लिए जो नई शिक्षा नीति है ये बहुत ही उपयोगी है जब हम रोजगार परक शिक्षा की बात करें। पारंपरिक शिक्षा जो होती थी ट्रेडिशनल शिक्षा थी, जैसे हम बीए कर रहे हैं तो केवल बीए ही कर रहे हैं। बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया और हिंदी पढ़ लिया, जो भी सब्जेक्ट उसके थे, तो केवल बीए कर रहा है। अब आप स्विच कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐसे पेपर हैं कि आपको इंटर डिपार्टमेंटल जाके पढ़ना पड़ेगा। इंटर्नशिप में आपको बहुत सारी और चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको जो रोजगार के अवसर हैं ये दिए जाएंगे, जिसमें कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं और आपके पास अब कोई बंधन नहीं बचा है कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं या वही आपको आगे कंटिन्यू करना है। आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, आप उसको पढ़ लें, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आप स्विच कर लें। आप क्रेडिट अपना जमा कर सकते हैं, क्रेडिट बैंक आपका होगा पूरी तरीके से। तो आपके पास जो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं बच्चों को नई शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में अंतर करेगा। पहले क्या होता था कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो केवल आप बीए जान रहे हैं, आप बीएससी का कोई सब्जेक्ट नहीं जान रहे हैं। अब वो वोकेशनल, को करिकुलर
ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको हर ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये ट्रेडिशन और जो अब दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है या भारत को आगे जब बढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पहले बीए का मतलब होता था कि आप बीए कर रहे हैं। अगर अब आपको CCC या कंप्यूटर नहीं आ रहा है चलाना, या आप टेक्नोलॉजी में इतना महारथी नहीं है, तो आप कोई भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। वैसे मैनुअल काम नहीं बचे हैं कि आप बस किताब पर या कॉपी पर या रफ पर ही करेंगे, आपको टेक्नो फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, जो कि नई शिक्षा नीति में इसके पूरे अवसर। डिजिटलीकरण का एक जो सकारात्मक पहलू ये है कि उससे बच्चों में आज नॉलेज के प्रति एक्सेस करने की उनकी संभावना, एक अपार संभावना का विकास हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, शिक्षा के साथ संस्कार की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा संस्कार में लैग करती है। एक व्यक्तित्व के विकास के लिए मेरा मानना है किसी भी छात्र में जो है अनुशासन और विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा ने अनुशासन और विनम्रता दोनों को कहीं ना कहीं कमतर किया है, कहीं ना कहीं उसको जो है पीछे ढकेला है। जब तक किसी भी छात्र में अनुशासन और विनम्रता नहीं होगी, तब तक उसका ज्ञान समाज के लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है कि वो एक अहम केंद्रित व्यक्तित्व का उसका निर्माण हो, जो केवल विश्व के संसाधनों को अपनी इच्छा की पूर्ति या स्वहित की इच्छा की पूर्ति का साधन समझेगा। शिक्षा ओसामा बिन लादेन के पास भी था, शिक्षा APJ अब्दुल कलाम के पास भी था। तो सवाल ये है आज के डिजिटलीकरण के दौर में कि किस तरीके से शिक्षा को संस्कार से युक्त किया जाए, और जब तक शिक्षा के साथ संस्कार की बात की जाएगी तो शिक्षकों की भूमिका उसमें निश्चित रूप से अपरिहार्य होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक नई शिक्षा नीति और छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रश्न है, तो नई शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य छात्रों के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिससे वो समस्या समाधानकर्ता के रूप में आगे बढ़े या बने। उसका व्यक्तित्व ऐसा है जो समाधान का हिस्सा हो, समस्या का हिस्सा ना हो। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है और शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी की बात है, हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य जितना समृद्ध होगा बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से, उतना ही समाज समृद्ध होगा। मनुष्य को समृद्ध करने की जो पहली इकाई होती है वो होता है परिवार। बच्चा जब जन्म लेता है उस दौरान, अपनी परवरिश के दौरान, वो अपने माँ से, अपने पिता से, अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। अब वो बच्चा वहीं से सीखता है कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी हैं, उनका अभिवादन करना वो वहीं से सीखता है। उसे वहीं सिखाया जाता है कि शिक्षकों का अभिवादन भी करना चाहिए। इमेजिन करें कि हम उस बच्चे को, किसी नवजात शिशु को पैदा होने के बाद एक रोबोट के साथ हम रख दें, एक मशीन के साथ रख दें। उसकी परवरिश और एक दूसरा बच्चा जिसे हम परिवार के साथ रख रहे हैं, उसकी परवरिश में जमीन आसमान का अंतर आएगा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो परिवार के साथ परवरिश हुआ बच्चा होगा, जिसकी परवरिश परिवार में हो रही होगी, वो बच्चा इंसान के रूप में होगा। जो इमोशनल अटैचमेंट होता है मनुष्य के साथ, प्राणी के साथ, प्रकृति के साथ, वो उन सारे संवेदनाओं से संयुक्त होगा, संपृक्त होगा। लेकिन जब हम उस रोबोट के साथ दूसरे बच्चे की परवरिश को देखेंगे तो वो एक महज इंसान होते हुए भी एक मशीन की तरह बिहेव करेगा। आप सभी को मालूम है कि बहुत अच्छी चर्चित मूवी आई थी रोबोट। रोबोट में जब तक सेंसिटिविटी का पक्ष नहीं था, तब तक वो रोबोट एक मशीन की तरह काम कर रहा था। जब उसे किसी को कहा जाएगा शूट करने के लिए, बगैर सोचे वो शूट करेगा। उसे ये नहीं मालूम कि उस व्यक्ति का गुनाह है भी या नहीं, उसने कुछ गुनाह किया भी है कि नहीं। जब हम मनुष्य को उसी तरीके के सांचे में या खांचे में जब हम ढालने का प्रयास कर देंगे, तो मनुष्य होकर के भी उसी रोबोट की तरह काम करेगा, जिसके अंदर बगैर संवेदनात्मक पक्ष को देखे हुए वो किसी पर आत्मघाती या सार्वजनिक रूप से हमला कर सकता है। आज आपको जिस तरीके से ISI तमाम सारे संगठन हैं, वो भी कहने के लिए एक मनुष्य हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं, तमाम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, ये जो अभी नरसंहार हो रहे हैं, कभी कभी अचानक ऐसी वीडियोज आती हैं कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा, वो भी एक मनुष्य ही है, हमारे बीच के मनुष्य हैं, जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक प्राणी। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो समाज में रह करके भी वो सामाजिक वैल्यूज को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए हैं। वो मनुष्य होते हुए भी जो मनुष्य की वैल्यूज हैं उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं। इसलिए वो मनुष्य के रूप में होने के बावजूद भी उस मशीन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिस मशीन के पास किसी तरह की कोई संवेदना नहीं होती है। वह मनुष्य बिल्कुल भी
दूसरे मनुष्य के प्रति या समाज के अन्य मनुष्यों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनात्मक स्तर पर समृद्धता के साथ सोचता नहीं। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो क्लास में हम जब बच्चों को इस तरीके से तैयार करेंगे, वहाँ मशीन से जब वो बच्चा पढ़ेगा, हमारे क्लास में, कक्षा में जब हम बच्चों से संवाद स्थापित करते हैं, तो संवाद स्थापित करने के दौरान एक हमारा इमोशनल कम्युनिकेशन भी होता है। बच्चा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए सीखता है। वो ये भी सीखता है कि सर किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो ये भी सीखता है कि सर किसी चीज़ को किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो अभिव्यक्ति कौशल भी सीखता है, वक्तृत्व कौशल भी सीखता है, वो बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर सीखता है। और वो साथ ही साथ ये भी सीखता है कि हमारे टीचर के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट कैसे होता है। वो जब भी अपने टीचर को देखता है तो उनके साथ वो अभिवादन का भाव उसके अंदर आता है। आप इमेजिन करें कि जब वो रोबोट से पढ़ेगा, इस तरीके की मशीनीकरण से जब हम उसको शिक्षा प्रणाली को उस पर लागू कर देंगे, तो उसके अंदर जो शिक्षक के प्रति सम्मान है कतई नहीं होगा, जो अपने माँ बाप के प्रति सम्मान हो कतई नहीं होगा, देश के किसी भी नागरिक के प्रति वो उतना सेंसिटिव और संवेदनशील नहीं होगा। जब हम अपनी पीढ़ियों को असंवेदनशीलता की स्थिति में हम जब उनको डालेंगे या उस मशीनीकरण के सांचे में ढालेंगे हम उनको, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए या इस राष्ट्र के लिए वो उतने उपयोगी नहीं हो सकते हैं जितना कि संवेदनाओं से युक्त एक मनुष्य उपयोगी हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अर्थात बिना शिक्षा का व्यक्ति एक पशु के समान है। 21वीं शताब्दी जिसे हम कहते हैं कि हम जो है पाश्चात्य में, मतलब पुराने प्राचीन काल में हम विश्व गुरु थे, उस विश्व गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 21वीं शताब्दी में ये भारत देश पुनः विश्व गुरु बनने की राह पे है। नई शिक्षा नीति को अगर हम देखेंगे तो हमारी जो पुरानी शिक्षा परंपरा है, एक तरह से आपको उसको वैदिक शिक्षा व्यवस्था से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देख सकते हैं। वहाँ पर जो व्यवहारिक शिक्षा प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को इस शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से अपनाने का प्रयास किया गया। को करिकुलर और वोकेशनल के माध्यम से छात्रों में जो स्किल डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है कि कैसे उनको एक कौशल, एक निपुणता दी जाएगी, और उसके लिए विभिन्न प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ पर जब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में राजा का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था, और उसके भी बाल मुड़ाए जाते थे, उसको जनेऊ धारण कराया जाता था, और उपनयन संस्कार के माध्यम से वो जब जाता था तो वहाँ उसको श्रम की जो महत्ता होती थी उस महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। जैसे उसे भेजा जाता था लकड़ी तोड़ने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, इस तरह से तमाम प्रकार के काम उनको स्वयं करने पड़ते थे, जबकि वो राजा या राजघराने से उनका संबंध होता था। चाहे तो राजा इन सारी चीज़ों को स्वयं उपलब्ध करवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। चूँकि श्रम की महत्ता को स्थापित करना था तो वहाँ पर वो छात्र जो है गुरुकुल से बाहर निकलता था, भिक्षा मांगता था, लकड़ी तोड़ता था, अपने गुरु के लिए जल ले आता था, वस्त्र साफ करता था, खाना पकाता था। ठीक उसी तरह से नई शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं कि जो करिकुलर और वोकेशनल के माध्यम से बागवानी है, प्लम्बरिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, इस प्रकार के बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट्स की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से ये है कि छात्र के अंदर एक विशेष प्रकार की योग्यता का विकास किया जाएगा, और उस योग्यता के माध्यम से वह अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, जिसके माध्यम से जो सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर, इस पर बहुत ज़्यादा भार नहीं रहेगा, और व्यक्ति जो है एक तरह से माने स्वरोजगार की प्रवृत्ति जो है वह विकसित होगी। क्योंकि हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले देश की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही है कि जो भी जिसने भी शिक्षा प्राप्त कर ली उसको यही लगता है कि सरकारी सेवा या जो है नौकरी उसको मिल जाए, वो इसी पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं बजाय स्वरोजगार की प्रवृत्ति के। लेकिन जब हम नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे उसके क्रियान्वयन की तरफ बढ़ रहे हैं और वह सही तरीके से जिस दिन क्रियान्वित हो जाएगी तो शायद नौकरी के लिए प्रयास करने के बजाय हमारा छात्र जो है वह स्वरोजगार की प्रवृत्ति पर ज़्यादा भरोसा करेगा
और स्वरोजगार की वृत्ति को अपनाते हुए देश, राष्ट्र और स्वयं के विकास पर उसका ध्यान ज़्यादा मात्रा में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई सवाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।